डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 2 की सेकेंड डिवीजन को देखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट ऑफ फोर्स बहुत फेमस टॉपिक है, एंटिटेस का टॉक हमारी बुक में इसको देखते हैं। और उसके बाद इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशंस, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुमकिन है इंशाअल्लाह हम सारा कुछ देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉक किसे कहते हैं? हम जानते हैं दैट टॉक इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टॉक को रिप्रेजेंट किया जाता है टॉ से। इसका जो फॉर्मूला इट्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू आर एफ। क्रॉस प्रोडक्ट ओपन अप होगा आर एफ साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सारी क्वांटिटीज किसको रिप्रेजेंट करें? आमतौर पे होता है कि एफएससी में बच्चा इस आर को मोमेंट आर्म कंसीडर कर रहा होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, ये आर मोमेंट आर्म नहीं है, इट इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैं इस डायग्राम पे आऊं तो मेरे पास यहां से लेकर ये जो मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट हुआ है। ये वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और फिर ये चीज क्या है? ये चीज उस पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। बच्चों इसे कहते हैं मोमेंट आर्म। तो अक्सर स्टूडेंट्स इसी को मोमेंट आर्म कह रहे होते हैं। आपने इसे मोमेंट आर्म नहीं कहना, आपने हमेशा इसको मोमेंट आर्म कहना। एन वेक्टर बेसिकली क्या है? एन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क व्हिच इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस डायग्राम में आ जाते हैं। हमारे पास ये फोर्स है, फोर्स वेक्ट कर रही है। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गया आर। ये फिक्स पॉइंट ओ है जिसे हम पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन हो गया। यहां पर फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का नाम दिया जाएगा। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दो वेक्टर्स का जब भी एंगल लिया जाएगा तो दोनों की टेल्स के दरमियान लिया जाता है। तो हम इस आर वेक्टर को एक्सटेंड करते हैं, यहां से ये वेक्टर आर बना, तो आर वेक्टर और एफ के दरमियान दिस इज द वैल्यू ऑफ द थीटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है व्हेन फोर्स एफ एक्ट्स परपेंडिकुलरली, तो कीवर्ड यहां पे परपेंडिकुलरली, इसका मतलब थीटा पहले से 90 डिग्री है, द टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम। तो बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फॉर्मूला हमारे पास है टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, उसमें थीटा 90 है, साइन 91 हो जाएगा। तो टॉर्क डिपेंड करे आर और एफ पर। एफ तो वही है जो भी है। पॉइंट इनमें से कौन से पॉइंट पर? पॉइंट ओ पर, पॉइंट 1 पर, 2, 3 या 4 पर फोर्स एक्ट करे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बुनियादी तौर पर ये है कि मोमेंट आर्म जितना बड़ा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है ये सबसे बड़ा मोमेंट आर्म बनता है। तो इट कैन प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क, सो द बेस्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ फोर्स एफ एक्ट्स परपेंडिकुलरली, दोबारा उसने वही बात की, फोर्स एफ है, एक्ट कर लिए परपेंडिकुलरली, तो एंगल तो यहाँ पे मैटर नहीं करता क्योंकि 90 डिग्री हो चुका। तो कहते हैं पॉइंट ऑन पॉइंट ओ। अब ये टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पर अगर मेरे पास ये फोर्स एफ एक्ट कर रही है, आप ये देखिए, अगर ये फोर्स एफ यहाँ पे एक्ट कर रही है तो कहते हैं नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, टॉर्क पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब पहला है कि एंगल जीरो है। देखिए यहाँ पे एंगल तो जीरो नहीं है, एंगल तो बनता है 90, तो उसका मतलब, और 90 पर तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो बुनियादी वजह टॉर्क क्यों नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा मोमेंट आर्म जितना बड़ा होगा, मोमेंट आर्म जितना बड़ा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। यहां पर जब पॉइंट ओ पर ही फोर्स लगेगी तो इसका मतलब ये है कि इसी पॉइंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मोमेंट आर्म की जो वैल्यू आएगी वो जीरो हो जाएगी। तो मोमेंट आर्म ही जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो मैं दो बातें कह सकता हूं, मोमेंट आर्म जीरो है या फोर्स इज पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीटेस्ट में बहुत दफा आ चुका है। फिर ऊपर वाले ही डायग्राम से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अबव क्वेश्चन, इफ अ फोर्स एफ एक्ट्स, अब यहाँ पे कीवर्ड है पैरेलल टू द रॉड। देखिए अगर रॉड पर फोर्स एक्ट वही कर रही है मगर पैरेलल है, तो कहता बताओ टॉर्क किस पॉइंट पर लगे कि मैक्सिमम होगा। देखिए अगर फोर्स पैरेलल टू द रॉड लगेगी तो हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। और हम सब जानते हैं कि 0 डिग्री पर
साइन 0 देता, टॉर्क पैदा ही नहीं हो सकता, टॉर्क होगा ही नहीं, मैक्सिमम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन है डेल्टा। एक और क्वेश्चन देखते हैं डिपेंडेंस ऑन आर के हवाले से। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, बताइए इनमें से कौन सा एंगल ऐसा है जिसपे टॉर्क बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, हम इस क्वेश्चन को एक और अंदाज से मिनिमम भी देखते हैं। पहला देखते हैं दैट फॉर द मैक्सिमम, कि टॉर्क अपने मैक्सिमम का हाफ रह जाए। तो बताइए टॉर्क के फॉर्मूला में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती है? साइन ऑफ थीटा। साइन किसके लिए हाफ देता है? साइन हाफ देता है 30 डिग्री के लिए। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस हमारी होगी कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम की बात की जाए, मिनिमम की अगर बात की जाए, मिनिमम, तो मिनिमम तो होता ही 0 है, फिर ऑप्शन होनी चाहिए थी नॉन ऑफ दीज। फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट में आ चुका है। फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा एंड आर टॉर्क बिकम्स मैक्सिमम विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग फिगर। अब एक डायग्राम हमें दी गई है, इस डायग्राम में हम देखें तो ये फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ। अच्छा मजे की बात ये कि अगर मैं मोमेंट आर्म यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर की बात करूं, तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर ये बन गया। अगर मैं पोजीशन वेक्टर को फॉरवर्ड ड्रॉ करूं ताकि मुझे थीटा पता चल जाए, क्योंकि थीटा जब तक नहीं पता चलेगा मैं कुछ कर नहीं सकता, तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास एफ और आर का जो एंगल ये बन रहा है, ये थीटा नहीं है, थीटा तो बार वाला एंगल है। तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। जो ही 90 माइनस थीटा बनेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होती है साइन ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगी साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस ऑफ थीटा। पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा टॉर्क का। टॉर्क के फॉर्मूला में साइन की जगह कॉस इन्वॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब यकीनन ये एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कॉस बन जाएगी, तो कॉस किसके लिए मैक्सिमम देता है? कॉस देता है 90 डिग्री के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकता है अगर कि वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बहरहाल इस सवाल की तरफ वापस आते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बताइए, ये कुछ ऑप्शंस हैं ए, बी, सी और डी। इसमें दो चीजें हमें दी गई हैं, एक एंगल थीटा, एंगल थीटा ये है कि हमारे इस एंगल से भी कोई कंसर्न नहीं है, और एक ओ ए। ओ ए मोमेंट आर्म के हवाले से बात कर रहा है कि इन दोनों की कौन सी वैल्यूज, कौन सी ऑप्शन बेस्ट है जिसके लिए टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो आमतौर पे स्टूडेंट क्या कहेंगे? स्टूडेंट जानते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम होता है अगर थीटा की वैल्यू बड़ी होती है, 90 को अप्रोच कर रही होती, तो यकीनन वो ये कहेंगे कि लार्ज वैल्यू ऑफ थीटा होना चाहिए और लार्ज वैल्यू ऑफ मोमेंट आर्म होना चाहिए, और यकीनन वो ए की तरफ जाएंगे, ए को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये है कि ओ ए मोमेंट आर्म तो लार्ज होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मोमेंट आर्म जितना बड़ा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। लेकिन ये थीटा जितना स्मॉल होगा, अल्टीमेटली ये एंगल उतना बड़ा होगा, 90 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है कि थीटा को हमें स्मॉल रखना है और मोमेंट आर्म को लार्ज रखना है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बनी, दैट इज द चार्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब हमारा एक बहुत बड़ा मसला ही है, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन अर्थ। टॉर्क के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन होती है कि कोई भी चीज जो घूम रही है ना, उसमें रोटेशन है, तो बच्चा कहता है उसमें टॉर्क है, उसमें टॉर्क है, उसमें टॉर्क है। अब अर्थ के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि अर्थ में अगर रोटेशन की बात की जाए तो हमेशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे बच्चे फौरन से पहले अल्फा को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, यहाँ पे कीवर्ड ये लिखा हुआ है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मुराद ये है कि इसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी तो अल्फा क्या होगा? अल्फा 0 होगा। अल्फा 0 होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। इसका मतलब पता ही चला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि टॉर्क इज ओनली प्रेजेंट इन अ रोटेटिंग बॉडी इफ इट्स एंगुलर स्पीड इज चेंजिंग। तो यहाँ पे अर्थ के अंदर रोटेशन तो है मगर टॉर्क नहीं है। तो पता ये चला, टॉर्क जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उसकी एंगुलर स्पीड चेंज हो रही है या नहीं। अगर एंगुलर स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसका मतलब उसमें रोटेशन तो है मगर टॉर्क नहीं होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक है फॉर्मूला, टॉर्क इज एंगुलर काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क फोर्स का एंगुलर काउंटर पार्ट है। आप सब जानते हैं F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ma। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं एंगुलर में तो आप देख सकते हैं फोर्स की जगह हमारे पास टॉर्क आ जाएगा, मैथ की जगह हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ए की जगह हमारे पास अल्फा आ जाएगा, तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो यहां से भी प्रूव होता है अगर ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट हो तो फिर अल्फा हमारे पास क्या होगा? अल्फा 0 होगा।
और अगर अल्फा हमारे पास 0 हो गया तो टॉर्क हमारे पास 0 हो जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। इसके अलावा हम टॉर्क के और फॉर्मूला भी देख सकते हैं। टॉर्क को लिखा जा सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला वर्क का होता है F इंटू डी। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं एंगुलर में, सर्कुलर पाथ पर या एंगुलर या रोटेशनल पाथ पर भी बॉडी जब मूव करे तो उसमें वर्क हो सकता है। उसका फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स की जगह हमारे पास टॉर्क आ जाएगा और डी की जगह हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अच्छा जी, हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट में दो कंडीशंस दोनों हो या कोई एक उनमें से, या तो वो रेस्ट पर हो या वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिक्लेयर कर सकते हैं दैट इट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, कुछ एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कायनात में बुनियादी तौर पर जो मोशंस रखी हैं वो दो रखी हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। बाकी इन्हीं का कहा जाए ब्लेंड है। ट्रांसलेशनल को बाज़ औक़ात लीनियर भी कहते हैं। देखिए, अगर एक जगह पे कोई गाड़ी रुकी हुई है, रेस्ट पर है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इक्विलिब्रियम आ गया। लेकिन अगर वो गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उसका मतलब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या हो गया? 0। तो फिर इसे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, और बॉडी कहा जाए तो ट्रांसलेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरी तरफ आ जाए, रोटेशनल या एंगुलर। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन शेयर किया कि अर्थ रोटेट तो कर रही है, रोटेशन तो है, मगर रोटेशन के बावजूद उसमें टॉर्क नहीं है। तो अगर मैं सपोज करूं कि अगर अर्थ रुक जाती है तो वो रेस्ट पर होगी, तो उसके अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। और अगर अभी बात की जाए और अर्थ की एंगुलर स्पीड को देखा जाए, वो कांस्टेंट है, या एक फैन पंखा जब स्टार्ट लेता तो शुरू में वो स्पीड उसकी बढ़ती है, जब स्पीड बढ़ी होती है उसमें टॉर्क होता, वो इक्विलिब्रियम में नहीं होता। मगर जो ही वो अपनी मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर लेता, ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है, तो अल्फा 0 हो जाता है। अल्फा 0 तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क उस पर 0 हो जाएगा। इसे कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जहां से क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इक्विलिब्रियम हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि या तो सम ऑफ फोर्सेस 0 हो या सम ऑफ टॉर्क 0 हो। इनमें से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो बॉडी पार्शियल इक्विलिब्रियम में होगी। कंप्लीट इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम भी 0 होगा और बॉडी पर लगने वाली सारी टॉर्क्स का सम भी 0 होगा। उसको कंप्लीट इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। अब चलते हैं कुछ फंग ऐड के क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी बुक में नहीं दिए हुए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये अगर आपको याद हो तो आपने 9th क्लास में पहली दफा पढ़े थे। ये फंग ऐड में आ जाते हैं। सबसे इसकी 3 स्टेट्स हैं। सबसे पहली स्टेट हम देख रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करूं तो आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अपनी असल पॉइंट से राइज कर गया। इसका मतलब सेंटर आपने डिस्टर्ब किया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर गया। याद रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि MgH राइज कर गया। लेकिन अभी भी अगर मैं इस पॉइंट पर इसका लाइन ऑफ एक्शन और वेट ड्रॉ करूं W = mg, तो अभी भी वो उसी बेस एरिया A और B में लाया कर रहा है। इसका मतलब जो ही मैं यहां से फोर्स हटाऊंगा, ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। इस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिस्टर्ब किया जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर जाए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाए और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट रिमेन विद इन सेम बेस एरिया, तो इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपनी असल हालत में वापस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप बॉडी को कुछ इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले से भी नीचे चला जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट पहले बेस एरिया से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल कर गया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट डज नॉट रिमेन विद इन द सेम बेस एरिया। बॉडी अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी। इसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखिए, एक बॉल है, इस बॉल को अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले भी आए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले भी 2 सेंटीमीटर पर था, अब भी 2 सेंटीमीटर पर रहेगा। इसका मतलब पता चला सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी हाइट पर रहा, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो इसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। Students, I hope that you people have enjoyed a lot.
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और ये यूनिट 2 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपसे बड़े, आई होप के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर किए, दैट यू पीपल हैव एंजॉयड अ लॉट। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।